हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम ऑफ स्टडी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट अर्थशास्त्र की अवधारणा एवं अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व है, जिसका हम पार्ट फर्स्ट बना चुके हैं। ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने सांख्यिकी बहुवचन संख्या के रूप में पढ़ी थी। इस वीडियो में हम सांख्यिकी को एकवचन संख्या के रूप में पढ़ेंगे। एकवचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ सांख्यिकी विज्ञान या सांख्यिकी विधियों से है। सांख्यिकी विधि वह विधि है जो संख्यात्मक आंकड़ों के संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा निर्वचन का अध्ययन करती है। जो सांख्यिकी एकवचन संज्ञा के रूप में है, उसमें हम सिर्फ सांख्यिकी से संबंधित जो भी विधियाँ है उसके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। इसकी परिभाषाएं, लेखकों द्वारा दी गई परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। क्रॉक्सटन तथा काउंडेन के अनुसार सांख्यिकी को संख्यात्मक आंकड़ों का संग्रह करने, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा उनके निर्वचन से संबंधित विज्ञान कहा जा सकता है। उनके अनुसार जो है कि सांख्यिकी जो संख्यात्मक आंकड़ों का संग्रह करता है, प्रस्तुतिकरण करता है, विश्लेषण करता है, उनसे संबंधित उसको हम विज्ञान कह सकते हैं। सेलिंगमैन के अनुसार सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किसी विषय पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से संग्रह किए गए आंकड़ों के संग्रहण, वर्गीकरण, प्रदर्शन, तुलना और व्याख्या करने की विधियों का विवेचन करता है। फिर आते हैं हमारी सांख्यिकी अध्ययन की अवस्थाएं। इसकी 5 अवस्थाएं होती हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, आंकड़ों का संकलन। इसमें हम आंकड़ों को एकत्रित करते या इकट्ठा करते हैं। दूसरी अवस्था है आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण। इस अवस्था में हम आंकड़ों का एक क्रम में व्यवस्थितीकरण करते हैं। फिर आती है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। तीसरी अवस्था में हम आंकड़ों को ग्राफ, चित्र या तालिका के रूप में प्रस्तुतिकरण करते हैं। फिर आती है नंबर 4 है आंकड़ों का विश्लेषण। इस अवस्था में हम औसत या प्रतिशत की सहायता से हम उसमें प्रतिशत के रूप में इसका विश्लेषण करते हैं। फिर नंबर 5 है आंकड़ों का निर्वचन। इस अवस्था में हम विशेष निष्कर्ष ज्ञात करने के लिए हम आंकड़ों का निर्वचन करते हैं। फिर आता है हमारा सांख्यिकी उपकरण। सांख्यिकी अध्ययन की प्रत्येक अवस्था में विशेष प्रकार की तकनीक या उपाय को प्रयोग किया जाता है। इन तकनीकों या उपाय को सांख्यिकी उपकरण कहा जाता है। सांख्यिकी अध्ययन की विभिन्न अवस्थाएं तथा उनसे संबंधित तकनीक निम्नलिखित हैं। सांख्यिकी अध्ययन की अवस्थाएं तथा उनसे संबंधित सांख्यिकी उपकरण। पहली अवस्था में हम आंकड़ों के संकलन के लिए हम संगणना तथा निर्देशन का प्रयोग करते हैं। दूसरी अवस्था आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण करने के लिए हम आंकड़ों का विन्यास तथा मिलान रेखा जैसी तकनीक का प्रयोग करते हैं। तीसरी अवस्था आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करने के लिए हम तालिका, ग्राफ, चित्र जैसी तकनीकों का हम प्रयोग करते हैं। आंकड़ों का विश्लेषण के लिए औसतों, प्रतिशतों, सहसंबंध तथा प्रतिपगमन का हम प्रयोग करते हैं। फिर लास्ट है हमारी आंकड़ों का निर्वचन। आंकड़ों के निर्वचन के लिए हम औसतों, प्रतिशतों का विस्तार, विभिन्न आर्थिक चरों के संबंध की डिग्री का हम इसमें प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व निम्नलिखित
तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है। नंबर 1 है आर्थिक समस्याओं की परिमाणात्मक अभिव्यक्ति। विभिन्न समस्याएं, चाहे वह बेरोजगारी या कीमत वृद्धि या घटते हुए निर्यात की हो, को समझने के लिए अर्थशास्त्री को सबसे पहले उसकी परिमाणात्मक अभिव्यक्ति द्वारा उसके विस्तार का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। मान लीजिए जैसे हमें कोई बेरोजगारी के बारे में बताना है, तो जो हम अर्थशास्त्री है वो इसको ऐसे बताएगा कि भारत की कुल जनसंख्या का 20% भाग बेरोजगार है, या फिर वो इसको इस तरह भी बता सकता है कि 2005 से 2010 तक बेरोजगारी में 18% से बढ़कर 20% हो गई है। फिर आता है अंतर क्षेत्रीय तथा अंतर समय तुलनाएं। आर्थिक समस्याओं की केवल परिमाणात्मक अभिव्यक्ति ही नहीं करते, बल्कि उनकी अंतर क्षेत्रीय तथा अंतर समय तुलना भी करते हैं। अंतर क्षेत्रीय तुलना से अभिप्राय है अर्थशास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य की जाने वाली तुलनाएं। मान लीजिए जैसे हम बेरोजगारी के आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं, तो जो अर्थशास्त्री है वो गांव से यानी विलेज और सिटी शहर दोनों तरफ से बेरोजगारी के आंकड़ों को इकट्ठा कर रहे हैं। मान लीजिए जैसे गांव में 20% है और शहर में जो है 15% बेरोजगार है, तो वो इस तरह से इन आंकड़ों को इसमें इकट्ठा करेगा। इसको हम अंतर क्षेत्रीय तुलना बोलते हैं। फिर आती है अंतर समय तुलना। अंतर समय तुलना से अभिप्राय है कि समय के साथ साथ किसी समस्या का विस्तार में कितना परिवर्तन हुआ है। जैसे हमने विलेज में बेरोज़गारी के आंकड़े इकट्ठे किए थे और सिटी में हमने बेरोज़गारी के आंकड़े इकट्ठे किए थे, तो मान लीजिए जैसे हमने 20% और ये 15% था, तो 2 साल के बाद उनमें कितनी वृद्धि हुई है। जैसे मान लीजिए 2 साल के बाद ये 5% बढ़ गया, यानी 25% हो गया, और ये भी 5% बढ़ गया, मान लीजिए ये 20% हो गया। तो जो ये नए आंकड़े आएंगे, ये समय के बाद की गई जो गणना के बाद जो ये आंकड़े हम लेंगे, इसको हम अंतर समय तुलना बोलते हैं कि कुछ समय के बाद इन आंकड़ों में की गई तुलना को ही जो परिवर्तन आता है उसको हम अंतर समय तुलना के अंतर्गत ज्ञात करते हैं। फिर आता है कारण परिणाम संबंध ज्ञात करना। अर्थशास्त्री विभिन्न आंकड़ों के समूहों में कारण परिणाम संबंध ज्ञात करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। इसके फलस्वरूप उनके लिए समस्याओं का प्रभावपूर्ण निदान तथा उपचार करना संभव हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि अर्थशास्त्री को पता चल रहा है कि भाई मांग में कमी हो रही है, मांग में क्या हो रही है, कमी हो रही है, जिस कारण अर्थव्यवस्था में जो है निवेश में भी कमी आएगी। तो वो सरकार को सरकार को मांग को बढ़ाने के उपाय देगा, उपाय देगा। तो फिर आता है आर्थिक सिद्धांत या आर्थिक मॉडल का निर्माण। आर्थिक सिद्धांत क्या है? यह संख्यात्मक आंकड़ों के विभिन्न समूहों के बीच में स्थगित संख्यात्मक संबंध है जो आर्थिक महत्व के निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि किसी वस्तु की कीमत और मांग में विपरीत संबंध एक पूर्व स्थापित संबंध है, तो हम इसको आर्थिक सिद्धांत का एक भाग बोल सकते हैं। यदि हम बोले कि क्या संख्यात्मक
संख्यात्मक प्रयोग के बिना ये संभव है, मतलब इसमें हम संख्या नहीं ले रहे हैं, तो ये इसको हम संभव बोलेंगे नहीं, इसको हम संभव नहीं कह सकते। फिर आता है आर्थिक भविष्यवाणी। अर्थशास्त्री द्वारा संख्यात्मक अध्ययनों के द्वारा भविष्यवाणी करने से है। भविष्यवाणी से हमारा अभिप्राय किसी ज्योतिषी की तरह भविष्यवाणी करने से नहीं है। इससे अभिप्राय आर्थिक महत्व की कुछ घटनाओं में भविष्य में होने वाले परिवर्तनों के संबंध में विचार प्रकट करने से है। मान लीजिए अर्थशास्त्री को अध्ययन करते समय पता चल रहा है कि निकट भविष्य में किसी वस्तु की जो कीमत है, किसी वस्तु की कीमत जो है बढ़ेगी या कम होगी, तो उस बारे में उसमें वो भविष्यवाणी करेगा। इसको हम आर्थिक भविष्यवाणी बोलते हैं। फिर आता है आर्थिक संतुलन। यह उत्पादकों या उपभोक्ताओं के लिए स्थिर अवस्था है। इस अवस्था में उत्पादकों तथा उपभोक्ता की संतुष्टि अधिकतम होती है, जिससे यह ज्ञात होता है कि उपभोक्ता की अधिक संतुष्टि और उत्पादक को अधिक लाभ कैसे प्राप्त हो। कि इसमें क्या है, आर्थिक संतुलन बनाना होता है कि ऐसे प्रयोग करने होते हैं कि जो उपभोक्ता है उसको अधिक संतुष्टि प्राप्त हो और उत्पादक को अधिक लाभ प्राप्त कैसे हो। फिर आता है हमारा लास्ट पॉइंट, सांख्यिकी की सीमा। सांख्यिकी की कुछ महत्वपूर्ण सीमाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है केवल संख्यात्मक तथ्यों को अध्ययन। सांख्यिकी केवल ऐसे तथ्यों का अध्ययन करती है जिन्हें संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसके अंतर्गत गुणात्मक जैसे ईमानदारी, मित्रता, न्याय आदि का अध्ययन नहीं किया जाता। इसमें जो है सांख्यिकी में सिर्फ संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन किया जाएगा, हम इसमें गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है, उसके पास 10 रुपये है, तो इसका हम अध्ययन कर सकते हैं। या उसकी जो मासिक जेब खर्च है वो 50 रुपये है, या उसका स्कूल में जो फीस है वो 20 रुपये है। तो ये जो संख्यात्मक तथ्य हो गया, तो इसका हम संख्या के रूप में हम इसका अध्ययन करेंगे सांख्यिकी के अंदर। यदि हम बोले कोई लड़का, मान लीजिए राम एक अच्छा लड़का है, तो हम इसका अध्ययन सांख्यिकी के अंदर नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट है केवल समूहों का अध्ययन। सांख्यिकी के अंतर्गत संख्यात्मक तत्वों के समूहों का अध्ययन किया जाता है। इसमें किसी विशेष इकाई का अध्ययन नहीं किया जाता। मान लीजिए हम ले लेते हैं कि किसी कॉलेज में 1000 स्टूडेंट हैं, तो ये हम इसका अध्ययन सांख्यिकी में नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ एक इकाई हो गई है। यदि हमें बोला जाए कि किसी कॉलेज में बीए क्लास में 300 बच्चे हैं, बीकॉम में 400 बच्चे हैं और बीएससी में 300 बच्चे हैं, तो जो ये समूह के अंदर जो हम ये अध्ययन कर रहे हैं, इसको हम सांख्यिकी के अंदर इसका हम अध्ययन करेंगे। फिर आता है कि आंकड़ों में एक रूपता हो आवश्यक शर्त है। आंकड़ों की तुलना करने के लिए यह आवश्यक है कि जो आंकड़े एकत्रित किए जाए वे एक ही गुण को प्रदर्शित करने वाले हो। विभिन्न जातीय गुणों के आंकड़ों की तुलना नहीं की जा सकती। जैसे मान लीजिए कि हमें दे दिया कि हम कपड़े को ले रहे हैं कि कपड़े और गेहूँ, तो हम इसको सांख्यिकी में नहीं कर सकते, क्योंकि कपड़े को हम मीटर में मापते हैं और गेहूँ को हम टनों में मापते हैं, तो हम इन दोनों का अध्ययन इसमें नहीं कर सकते। मान लीजिए हमें दिया है कि एक तरफ गेहूँ है और दूसरी तरफ धान है, हम इसको भी टन में मापते हैं और हम इसको भी टनों में मापते हैं, तो हम इन दोनों का अध्ययन सांख्यिकी के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही गुण को प्रदर्शित कर रहे हैं। नेक्स्ट,
केवल विशेषज्ञों द्वारा प्रयोग। सांख्यिकी का प्रयोग केवल उन व्यक्तियों द्वारा ही किया जा सकता है जिन्हें सांख्यिकी विधि का विशेष ज्ञान हो। अनजान या साधारण व्यक्ति इसका प्रयोग नहीं कर सकता। यूल तथा केडाल के शब्दों में, अयोग्य मनुष्य के हाथ में सांख्यिकी विद्या सबसे भयानक हथियार है। सांख्यिकी के जो अध्ययन है वो विशेष व्यक्तियों द्वारा ही किया जाना चाहिए। यदि किसी अनजान व्यक्ति को दे दे या साधारण व्यक्ति को दे दे तो उसके हाथों में जो है सांख्यिकी विद्या बहुत ही खतरनाक हथियार हो सकती है। लास्ट पॉइंट है हमारा दुरुपयोग संभव। सांख्यिकी द्वारा गलत बात को भी सही साबित किया जा सकता है। आंकड़ों के संबंध में यह कहा जाता है कि समंक गीली मिट्टी के समान है जिनसे आप देवता या शैतान की मूर्ति जो चाहे बना सकते हैं। सांख्यिकी का दुरुपयोग उसकी सबसे बड़ी सीमा है। यहाँ पे जो हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। यदि इससे रिलेटेड आपको कोई परेशानी आती है, किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।